Hello students, in today's session we are going to complete multiplication theorem of probability, independent and dependent events and total probability theorem. सभी के सभी बहुत ही important है, ठीक है. We'll begin with multiplication theorem, but before we begin let me tell you one thing. ये कुछ नया नहीं लगेगा हमें. By name हम इसे पहली बार जरूर पढ़ रहे हैं, लेकिन हम इसका यूज ऑलरेडी लेते आए हैं, ठीक है. पहले इसे एक्सप्लोर करते हैं. बच्चे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ा, राइट. So probability of A given that B has already occurred. It is probability of intersection of the two upon probability of B. Correct? And probability of B given that A has already occurred. ये है probability of intersection of B and A. हम B intersection A की बात करें या A intersection B की बात करें, दोनों एक ही चीज़ है. जैसे लिखना चाहे आप लिख सकते हैं. और नीचे है P of A. फाइन. अगर मैं यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन को डिस्कस करूं, इसे हमने किया इधर शिफ्ट, सो ये हुआ P ऑफ B इंटू P ऑफ A गिवन दैट B हैज़ ऑलरेडी ऑकर्ड. और यहाँ से वही इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी आएगी, दैट इज P ऑफ A मल्टीप्लाइड विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन दैट A हैज़ ऑलरेडी ऑकर्ड. करेक्ट. अब P ऑफ A इंटरसेक्शन भी हम दोनों तरह से लिख सकते हैं, लेकिन आप ऐसे सोच के देखें, जब दो इवेंट की बात हो रही है तो डेफिनेटली कोई पहले हुआ होगा, कोई बाद में परफॉर्म हुआ होगा. करेक्ट. तो अगर हम एक ऑर्डर उनके लिए ले लें कि A इज परफॉर्म फर्स्ट एंड B सेकेंड, या B फर्स्ट A सेकेंड, और अगर वो वन आफ्टर द अदर नहीं भी परफॉर्म हुए हैं, हम अपने डिस्कशन के लिए किसी को पहले किसी को बाद में ले ही सकते हैं, ठीक है. अब अगर A पहले परफॉर्म हुआ है फिर B बाद में, या हम A को पहले लेना चाहते हैं फिर B को, इन दैट केस जो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A पहले परफॉर्म हुआ एंड गिवन दैट A हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, A हो चुका, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट B इज हैपनिंग. ठीक है. जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट द इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी. ठीक. अगर B पहले परफॉर्म हुआ है फिर A, तो हम P ऑफ B लेंगे मल्टीप्लाइड विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन दैट B हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, तो यहाँ से हमें इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी मिलेगी. ठीक है. और एक और चीज़, जब हम इंटरसेक्शन को लिखते हैं प्रोबेबिलिटी के केस में, तो हम बस ऐसे लिख सकते हैं, इट विल मीन इंटरसेक्शन. इसी तरह से अगर हम A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C को मीन कर रहे हैं, वी कैन जस्ट राइट ABC. ठीक है. अब ये चीज़ क्लियर है. तीन के केस में भी आप देख लो. लेट मी टेक प्रोबेबिलिटी ऑफ ABC दैट आई वांट टू डिस्कस, और मैं A को पहले हैंडल करना चाहती हूँ, तो P ऑफ A given that A has already occurred, what is the probability of the next event, जो भी आप लेना चाहते हैं, and probability of C third event given that A and B both have already occurred. ठीक है. तो इस तरह से आप चेन बनाते हुए जितने भी इवेंट को आप डिस्कस करना चाहते हो एंड की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन में, यू कैन फ्रेम ए चेन लाइक दिस. ठीक है. अब समझे हम किस तरह से इसका यूज लेते आए हैं. ठीक. लेट मी टेक फ्रॉम 2 boys and 3 girls. 2 members are selected one by one. Then what is the probability? Then the probability of the first selection is of a girl and second is of a boy. ठीक है. अब अगर हम इसे बेसिक वे में समझ के करें, तो 2 मेंबर का सिलेक्शन हो रहा है, हमें फर्स्ट वाला एक गर्ल ही चाहिए, और गर्ल हमारे पास ऑप्शन में कितने हैं, 3 वे, तो 3 वेज ऑफ फिलिंग अप. बॉय हमारे पास 2 है. ये हुए हमारे पास टोटल फेवरेबल केसेस आउट ऑफ ए टोटल कितने हैं. जब आप पहला मेंबर का सिलेक्शन करोगे तो 5 में से कोई भी आएगा, राइट, एंड सेकेंड मेंबर रिमेनिंग 4 में से कोई भी आएगा. सो आंसर इज 3 × 2 अपॉन 5 × 4. 2 को आप कैंसिल करते हुए 3/10 कह सकते हैं. अब अगर हम इसे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के एस्पेक्ट से सोच के देखें, तो क्वेश्चन कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर मैं सिलेक्शन ऑफ ए गर्ल, फर्स्ट सिलेक्शन इज ऑफ ए गर्ल, इसे मैं A इवेंट कंसिडर कर लूँ और इसे B कंसिडर कर लूँ, तो क्वेश्चन हमसे प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B के बारे में पूछ रहा है, और हमने फर्स्ट इज ए गर्ल, तो पहले A इवेंट परफॉर्म हुआ है. सो कैन आई राइट दिस एज दिस. फाइन. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A, हमने एक मेंबर का सिलेक्शन किया फ्रॉम दिस एंड वी वांट दैट सिलेक्शन शुड बी ऑफ ए गर्ल, सो P ऑफ A विल बी 3/5. परफेक्ट. सेकंड पे आ जाएं. गिवन दैट A हैज ऑलरेडी हैपन, मतलब ए गर्ल इज ऑलरेडी सिलेक्टेड. अब हमारे पास जो रिमेनिंग मेंबर्स होंगे वो ये हैं. नाउ गिवन दैट A हैज ऑलरेडी ऑकर्ड,
इसका मतलब हमारे पास ये मेंबर्स है. What is the probability of selection of a boy from this, right? Given that this has happened, what is the probability of this happening? So this will be 2 by out of a total कितने हैं 4 है. आप इसे सिंप्लीफाई करके देख ले, exactly the same thing. ठीक है. अब एक क्वेश्चन देखें बेटा. It says from a pack of 52 playing cards, 3 cards are drawn one by one without replacement. Then probability of drawing the first 2 spades and third is a diamond. Okay. We want spade and then a diamond. ठीक. इसे हम इवेंट A कंसिडर कर लेते हैं, इवेंट B and इवेंट C. So we want intersection of the 3 and we know that is probability of A, probability of B given that A has already occurred, probability of C given that A and B both have occurred. ठीक. कितना सिंपल. P of A हम पहला कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं and we want it to be a spade and spade हमारे पास 52 कार्ड्स में 13 कार्ड्स होते हैं. So it is 13 by 52. आप सिंप्लीफाई करके डायरेक्टली 1/4 लिख सकते हैं. नाउ गिवन दैट a spade is already drawn, अब अकॉर्डिंगली आपका जो सैम्पल स्पेस है या जो कलेक्शन है वो मॉडिफाई हो जाएगा. हमारे पास ओरिजिनली 52 कार्ड्स थे, उसमें 13 स्पेड्स थे एंड 39 नॉन स्पेड कार्ड्स वे देयर. फाइन. अब एक स्पेड हमने पहले ड्रॉ कर लिया, अब हमारा कलेक्शन मॉडिफाई हो गया है. अब टोटल हमारे पास 51 कार्ड्स आ देयर एंड गिवन दैट दिस हैज ऑलरेडी हैपेंड, मतलब हमारा कलेक्शन रिवाइज हो गया. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड. अब हम इस कलेक्शन में से एक स्पेड को ड्रॉ करने वाले हैं, दैट इज 12/51. परफेक्ट. नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ सी गिवन दैट ए एंड बी बोथ हैव ऑकर्ड. इसका मतलब 2 स्पेड ऑलरेडी ड्रॉ हो चुका है. अब हमारा कलेक्शन फिर से मॉडिफाई हो गया. प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए डायमंड, और हमारे पास ये जो 39 कार्ड्स है उसमें 13 डायमंड्स है एंड बाकी जो 26 है वो अदर कार्ड्स आ गया. ठीक है, अदर्स ही लिख लेते हैं. फाइन. नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए डायमंड गिवन दैट ए एंड बी हैव ऑलरेडी ऑकर्ड. ए एंड बी हैव ऑकर्ड, इसका मतलब ये बस रिवाइज हो गया, कलेक्शन रिवाइज हो गया. सो नाउ दिस इज 13 बाई टोटल कार्ड्स हमारे पास कितने हैं 50. परफेक्ट. सो हम इसे डायरेक्टली भी आंसर कर सकते थे. वो किस तरह से, 1 by 1 ड्रॉ हो रहा है तो पहला कार्ड 52 वेज में ड्रॉ हो सकता है, सेकेंड 51 एंड ये 50. फर्स्ट इज ए स्पेड, स्पेड हमारे पास 13 है एंड सेकेंड इज ऑल्सो ए स्पेड, तो सेकेंड स्पेड मतलब 12 वेज एंड थर्ड प्लेस इज बाई ए डायमंड, डायमंड हमारे पास 13 है. यही तो सेम चीज़ ही है बच्चे, राइट. तो जैसे भी आप करना चाहे आप इसे स्टेप बाय स्टेप इस तरह से समझ के करना चाहे, बाय मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आप वो कर सकते हैं, डायरेक्टली करना चाहे आप डायरेक्टली कर सकते हैं. ठीक है, तो इस सेक्शन में हमें कोई दिक्कत नहीं आ सकती. इसका सेकंड पार्ट आप देखें, यहाँ पे थोड़ा सा गलती का चांस रहता है. ड्रॉइंग 2 स्पेड्स एंड 1 डायमंड. बच्चा क्वेश्चन ने कहा है 1 by 1. ठीक है, तो ऑर्डर मैटर करता है. जैसे यहाँ पे मेंशन था ना, पहले स्पेड फिर डायमंड. यहाँ कह रहा है कि 2 स्पेड है 1 डायमंड एंड 1 by 1, इसका मतलब कौन से प्लेस पे कौन आया हो मैटर करता है. तो आप बिल्कुल कैटेगराइज कर लें, स्पेड डायमंड हो सकता है, स्पेड डायमंड एंड स्पेड हो सकता है, डायमंड स्पेड एंड स्पेड हो सकता है. परफेक्ट. इस केस में हमारा आंसर क्या आएगा, आप मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से करना चाहे वो कर सकते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं. मैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से ही लिख लेती हूँ. स्पेड हमारे पास है 13, 52. गिवन दैट ए स्पेड इज ऑलरेडी डॉन, अब हमारे पास 12 स्पेड्स है, 51 कार्ड्स है. थर्ड इज ए डायमंड, डायमंड तो अभी भी हमारे पास 13 ही बचे, लेकिन टोटल कार्ड्स 50 है. प्लस स्पेड, सो इट इज 13 by 52. गिवन दैट ए स्पेड इज ड्रॉन, डायमंड अभी भी हमारे पास 13 ही है बट 51 कार्ड्स टोटल रह गए. स्पेड अब 12 ही रह गए हैं हमारे पास, राइट. इसी तरह से ये आ गया बच्चे डायमंड एंड स्पेड हमारे पास 13 ही है एंड दिस इज 12 by 50. परफेक्ट. सम देम अप, वैसे भी तीनों बिल्कुल सेम ही है, सो 3 टाइम्स एक को करते हुए आप आंसर दे सकते हैं. फाइन. नेक्स्ट देखें. इफ P of A is 0.5 and P of A intersection B complement. बच्चा इसके बारे में मैं बहुत बार बता चुकी हूँ. दिस इज सेम एज P of A minus B एंड P of A minus B के कैलकुलेशन के लिए कभी भी P of A minus P of B नहीं करना, P of A minus P of A intersection B करना. बिल्कुल याद रख ले इसे एज इट इज. P of A हमें दे दिया गया है 0.5 है, माइनस P of A intersection B, क्वेश्चन सेज दिस इज 0.3. तो हमें यहाँ से इनडायरेक्टली क्वेश्चन ने P of A intersection B का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया है. ठीक है, और हमसे पूछा गया P of B गिवन दैट A हैज़ ऑलरेडी ऑकर्ड.
So P of B, and we know this is P of A intersection B upon P of A. ठीक, so this is 0.2 upon 0.5 which is 2/5. ठीक है, ये क्वेश्चन कोई मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का नहीं है, क्वेश्चन ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है. वी जस्ट हैपन टू डिस्कस इट हियर. ठीक है, नेक्स्ट बेटा, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस उसका हमें डायरेक्टली यूज में लेना है. अब आ जाते हैं इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स. इसको मैं चैप्टर के बिगिनिंग में ही आपको बता चुकी हूँ. इंडिपेंडेंट इवेंट्स मीन्स occurrence or non-occurrence of one does not affect occurrence or non-occurrence of the other. With an example I had explained it. ठीक है, we are not getting into it. I just hope the meaning is clear. Dependent means occurrence or non-occurrence of one event affects occurrence or non-occurrence of the other. ठीक है, अब अगर हम probability के केस में इसका डिस्कशन करें, A and B be two events. If I say A and B are independent of each other, independent of each other, जब हम कहते हैं इंडिपेंडेंट, इसका मतलब A है या नहीं है, B को इफेक्ट नहीं करता है. राइट, B क्या होना या नहीं होना वो किसी भी तरह से इफेक्ट ही नहीं करता, B के एग्जिस्टेंस को इफेक्ट नहीं करता है. दे आर फ्री फ्रॉम ईच अदर्स इफेक्ट. ठीक है, तो आप ऐसे समझें बच्चा, अगर ये है, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन दैट B हैज ऑकर्ड, और इंडिपेंडेंट के बारे में हमें ये पता है कि B है या नहीं है, A के एग्जिस्टेंस को इफेक्ट ही नहीं करता. सो कैन वी डायरेक्टली से दिस इज P ऑफ A. B का होना या नहीं होना A को इफेक्ट ही नहीं करता है, तो B पहले से हुआ है या नहीं हुआ है, इसे किसी भी तरह से ये इफेक्ट नहीं करता. क्लियर? तो क्या यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन दैट B हैज ऑकर्ड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ द इंटरसेक्शन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B, एंड इन केस दे आर इंडिपेंडेंट दिस इज सेम एज P ऑफ A. इसी को हम लिख रहे हैं बस. तो अगर हम इसे इधर क्रॉस करते हैं, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज P ऑफ A इंटू P ऑफ B. कई बार लैंग्वेज से हमें क्लियर नहीं होता, अगर क्वेश्चन ने डायरेक्टली बताया है देन फाइन. कई बार हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, वहाँ से अगर हमें डायरेक्टली नहीं पता लग पा रहा है कि A एंड B इंडिपेंडेंट है या नहीं है, कई बार क्वेश्चन को रीड करके हमें पता चल जाता है. जैसे कि कहा जाए A and B are two persons, they are given the same question to solve. What is the probability that they are able to solve, not able to solve? तो it is understood that in case of an unbiased situation, they are going to function independent of each other. ठीक है, वो जो डिपेंडेंसी है that is a cheating case, वो abnormal case है. abnormality हमेशा क्वेश्चन बताएगा. नॉर्मल सिचुएशन में they are going to function independent of each other. So दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स की तरह वो ट्रीट होंगे. लेकिन कई बार क्वेश्चन से हमें नहीं पता चलता, उस केस में आपको सिर्फ ये चेक करना है, अगर ये होल्ड कर रहा है दैट विल इम्प्लाई दैट A एंड B आर इंडिपेंडेंट. कभी भी अगर आपको मैथमेटिकली चेक करना है वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो आपके पास बस यही एक रास्ता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू. अगर वो प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी से हमें मिल पा रहा है, दैट मीन्स दे आर इंडिपेंडेंट, अदरवाइज दे आर डिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. फाइन. अब यहाँ से भी आप देख लें, क्या कहेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू P ऑफ A. ये इधर गया तो वी गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट. करेक्ट. अब यहाँ से कुछ चीज़ें हम आज इट इज़ अपने यूज के लिए याद रखेंगे, समझ के याद रखेंगे. अगर A एंड B इंडिपेंडेंट है, दैट मीन्स ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ A does not affect occurrence और नॉन ऑकरेंस ऑफ B. ठीक, तो हमने ये देखा कि दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स का जब भी हम इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करते हैं, देन दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द टू इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज. करेक्ट. और अगर A एंड B इंडिपेंडेंट है, मतलब A का होना B के होने को इफेक्ट नहीं करता, तो A का होना B के नहीं होने को भी इफेक्ट नहीं करता. राइट, यही तो बाय डेफिनेशन हमने पढ़ा ना, ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ A डज नॉट अफेक्ट ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ B. तो अगर A एंड B इंडिपेंडेंट है तो A एंड B कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होंगे, और इंडिपेंडेंट है तो एंड की प्रोबेबिलिटीज दोनों की प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट. उसी तरह से अगर A एंड B इंडिपेंडेंट है तो A कॉम्प्लीमेंट एंड B विल आल्सो बी इंडिपेंडेंट. तो आप ये सब चीज़ें डायरेक्टली यूज में ले सकते हो, यू आर गोइंग टू सेव योर टाइम. ठीक है. उसी तरह से A कॉम्प्लीमेंट एंड B कॉम्प्लीमेंट, वी कैन राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट. परफेक्ट. थोड़ा सा और चीज़ें देखते हैं और इन्हें याद रखेंगे बच्चे
तभी आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं while dealing with questions. If A and B are independent events, A and B are independent, then directly कहना है A and B independent है, इसका मतलब A and B complement are independent, A complement and B are independent, A complement and B complement are also independent. अभी अभी हमने डिस्कस भी किया. सेकेंड थिंग, अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो उनकी एंड की जो प्रोबेबिलिटी होती है प्रोडक्ट ऑफ द इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी होती है, और अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट है तो हमने ये देखा कि ये दोनों भी इंडिपेंडेंट होंगे, इसका मतलब इन दोनों की जो एंड की प्रोबेबिलिटी है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ देयर प्रोबेबिलिटीज. उसी तरह से ये, ठीक है बच्चा, तो डायरेक्टली यूज में लेना है, ठीक है. क्वेश्चन के फॉर्म में अभी का अभी करके देखते हैं. लेट्स टेक ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स. They are two independent events. Probability of A 1/2 है, probability of B 1/3 है. आपसे कहा गया what is probability of A but not B. ठीक है, इसे अगर हम समझें तो all what the question is talking about is A but not B, and we know this is probability of A minus probability of A intersection B. So by that आपके पास probability of A है, and हमें पता है A and B are independent, so and की जो probability होती है वो product of the probability होती है. तो इस तरह से elementary way में तो आप आंसर कर ही सकते हैं. That comes out to be 2/6, 1/3, correct. लेकिन इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली भी आंसर कर सकते थे बच्चा. किस तरह से? It says probability of occurrence of A बट नॉट ऑफ बी, दैट मीन्स एंड बी कॉम्प्लीमेंट. और अगर आप ऐसे भी लिख देते तो हमें पता है ये और ये तो सेम ही होता है, ठीक है. ए माइनस बी इज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एंड व्हेन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट. तो क्या हम इसे इस तरह से भी आंसर कर सकते थे. एंड पी ऑफ ए है 1/2, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी विल बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, एंड दैट इज 2/3, एंड आंसर इज 1/3. ठीक है. नेक्स्ट देखें बेटा, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तो हमने यही देखा ना, ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ वन डज नॉट अफेक्ट ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ द अदर. तो यहाँ पे बी है या बी कॉम्प्लीमेंट है, ए को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसी की प्रोबेबिलिटी आ जाती है, करेक्ट. यहाँ पे ए है, ए बी के ऑकरेंस को इफेक्ट ही नहीं करता, तो इसका होना नहीं होना एक बराबर है. तो ये सिर्फ पी ऑफ बी ही हमें देता है. उसी तरह से ए कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी एंड बी दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, तो इसका होना या नहीं होना इसे इफेक्ट ही नहीं करेगा. तो इधर से इस तरह से, ठीक है बेटा. कॉन्सेप्चुअल डायरेक्शन में जब भी चेकिंग होती है तो इस इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ट होती है, ध्यान रखना. नेक्स्ट एक और चीज़ आप देखें, फिर हम क्वेश्चन करते हैं. यहाँ कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए. अगर हमें 3 इवेंट दे दिए गए एंड क्वेश्चन इज डिस्कसिंग अबाउट पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, सेकेंड थिंग इज म्यूचुअली इंडिपेंडेंट. दोनों टर्म्स को अच्छे से समझ लेना. व्हेन वी टॉक अबाउट पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, व्हाट वी मीन इज A and B are independent, B and C are independent, C and A are independent. मतलब पेयर में वो इंडिपेंडेंट होंगे. और हमें पता है A and B अगर इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A and B, जिसे हमने A B लिखा, इज P of A into P of B, and P of BC is P of B into P of C, and probability of AC is probability of A into probability of C. अगर ये तीनों कंडीशन होल्ड करते हैं, तीनों साइमल्टेनियसली अगर होल्ड कर रहे हैं, देन विल कॉल द 3 इवेंट्स टू बी पेयर वाइज इंडिपेंडेंट. ठीक है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, 3 इवेंट म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होने के लिए पहला रिक्वायरमेंट है कि वो पेयर वाइज इंडिपेंडेंट जरूर होना चाहिए. मतलब यही 3 कंडीशन सेटिस्फाइंग जरूर होना चाहिए. P of A into P of B and P of BC is P of B into P of C, and P of AC is probability of A into probability of C. ये तीनों कंडीशन का होना जरूरी है. जब ये सेटिस्फाई हो जाए, एंड एट द सेम टाइम में फोर्थ कंडीशन ध्यान देना, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज P of A into P of B into P of C. जब ये भी सेटिस्फाई करे, देन विल कॉल दम एज म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, अदरवाइज नॉट. ठीक. अब बहुत से बच्चों को ये लगता है कि जब ये तीनों होल्ड कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये भी होल्ड करना चाहिए. नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है. इसे अभी हम इन टर्म्स ऑफ ए क्वेश्चन एक्सप्लोर करके देखेंगे. ठीक है. बट रिमेंबर दिस कंडीशंस. अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड उसके साथ इसके ऊपर बेस्ट भी हम डिस्कशन करेंगे. इट सेज A and B
are two independent events and probability of at least one of them occurring is 2/3. बच्चा when it says at least one of them occurring, इसका मतलब it is talking about either A or B. हमने सेट में पढ़ा है ना, occurrence of at least one, इसका मतलब occurrence of their union. We say present in at least one of the sets, that means we mean the union, correct? So probability of A union B is given to us as 2/3. इसे पूरी तरह से सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं. लेट्स टेक प्रोबेबिलिटी ऑफ A, अगर हम x कंसिडर करें एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B को y कंसिडर करें, सो कैन बी राइट दिस टू बी प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन. एंड सिंस दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, सो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इज प्रोडक्ट ऑफ द इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज. परफेक्ट, ये आ गया. सेकेंड इन्फॉर्मेशन सेज प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली A. ध्यान देना, प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली A, देयर इज ह्यूज डिफरेंस. सेट के फॉर्म में देखना बच्चा, ये A सेट है, ये B सेट है. When we talk about probability of A, we mean present here. And when we say probability of only A, that means present only in A. We are discussing the presence of this. ठीक, दोनों में डिफरेंस दिख रहा है. तो only A का अगर हम डिस्कशन कर रहे होते हैं, then that is probability of A minus probability of the intersection. ठीक, which is nothing but probability of A minus B की तरह आप उसे डील कर रहे हो. ठीक है, probability of A हमने x कंसिडर किया है and A intersection B xy है and question says this is 1/6. ठीक है बेटा, and probability of B and probability of only B. probability of B मतलब हमें y को आंसर करना है, only B means हमें y माइनस इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, इसे आंसर करना है. ठीक है, तो हमारे पास दो अननोन है और दो इक्वेशन है. सॉल्व करने के लिए ये तो आज इट इज़ यहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, तो यहाँ पे हम इसका वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं. वी गेट 1/6 प्लस y, इसे हम लिख सकते हैं 4/6. इसे इधर शिफ्ट किया, सो दिस इज 4 - 1 3, 3/6 एंड दैट इज 1/2. y का वैल्यू है 1/2, तो इसका आंसर तो आ गया. अब हमें x भी चाहिए सो दैट वी कैन आंसर दिस. तो x को सॉल्व करने के लिए दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में विल डेफिनेटली प्रेफर दिस. तो अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो x माइनस x/2 इज इक्वल टू 1/6. सो वी गेट x/2 टू बी 1/6 एंड x वाज 1/3. ठीक, तो सेकेंड पार्ट का आंसर आ जाएगा. y हमने ले लिया कॉमन एंड 1 माइनस x, y का वैल्यू है 1/2 एंड 1 माइनस x है 2/3. ये हुआ कैंसिल एंड वी गेट 1/3. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एंड आप देख सकते हैं बहुत सिंपल डीलिंग है एंड क्वेश्चंस आते हैं इसी तरह की. If A and B are two independent events having P of A as 0.4, P of B complement given that A complement has occurred is 0.5, then probability of A intersection B is what? अब इंडिपेंडेंट इवेंट का डिस्कशन हो रहा है तो बिल्कुल वाइजली एक्ट करें. ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ा, A का होना या नहीं होना B के होने या नहीं होने को इफेक्ट ही नहीं करता, तो क्वेश्चन ने हमसे ये चीज़ दे दिया है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट अगर 0.5 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B विल बी 1 माइनस 0.5, दैट इज 0.5. एंड P ऑफ A का भी वैल्यू है हमारे पास. तो बच्चा P ऑफ A इंटरसेक्शन B, वी नो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस में दैट इज प्रोडक्ट ऑफ देयर प्रोबेबिलिटी. सो 0.5 इंटू 0.4 दैट कम्स आउट टू बी 0.2. करेक्ट. तो बच्चा ये आ गया इज 0.2 एंड दिस वी ऑलरेडी नो, दिस इज P ऑफ A माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B. ये 0.4 है एंड ये तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया 0.2. आंसर इज क्लियर. नेक्स्ट बेटा, तो बस अगर हमें इस चैप्टर में कहीं दिक्कत आएगी तो सिर्फ और सिर्फ PNC के रीज़न से आ सकती है, अदरवाइज कॉन्सेप्ट्स आर वेरी सिंपल एंड वेरी सिंपल टू अप्लाई देम. ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा. लुक एट दिस. A can hit a target in 3 out of 5 shots. B can hit in 4 out of 6 and C can hit in 2 out of 3. तो यहाँ पे लैंग्वेज से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि A, B, C दे फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. एक हिट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, B के हिट कर पाने या नहीं कर पाने वो किसी भी तरह से इफेक्ट नहीं करता है. तो इस तरह से कई क्वेश्चन में लैंग्वेज से ही क्लैरिटी आ जाती है. ठीक है, अब A, B, C दे आर फंक्शनिंग इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. इफ दे फायर टुगेदर देन द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट इज हिट. इसका मतलब क्या हुआ? द टारगेट इज हिट का क्या मतलब है? दैट सिंपली मीन्स या तो ए ने हिट कर दिया या तो बी ने कर दिया या सी ने कर दिया, मतलब किसी न किसी ने तो टारगेट को हिट कर ही दिया. अब इसे आंसर करने का हमारे पास दो तरीका है. एक,
प्रोबेबिलिटी दैट ए कुड हिट और बी कुड हिट और सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, और हमें पता है दिस इज पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी minus P of A intersection B, and since they are independent we can write P of A into P of B minus P of B intersection C, which is P of B into P of C minus P of A intersection C, correct है, and plus P of A into P of B into P of C. Fine. They function independent of each other, completely independent, that means they are mutually independent. तो ये आ गया. अब यहाँ से हम आंसर देते हैं P of A that means 3/5, P of B that is 4/6 and P of C it is 2/3 minus it is 12/30, 8/18 and 6/15 plus तीनों के प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट, राइट, सो वी गेट 24/90. आप सिंप्लीफाई कर ले इसे, लेकिन बेस्ट तरीका यहाँ पे आंसर करने का ये होता, व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, एटलीस्ट वन इट इज ऑलवेज टोटल माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, बेस्ट वे टू आंसर, ठीक. सो 1 माइनस नन, नन मतलब ए नहीं हुआ एंड बी नहीं हुआ एंड सी नहीं हुआ, करेक्ट. And since A, B, C are independent, so A complement, B complement and C complement are also independent of each other. तो बच्चा इसे हम लिख सकते हैं ना 1 minus P of A complement into B complement की probability of C complement. कितना easily अब ये deal हो गया, देखें. Probability of A complement, A could hit is 3/5, A couldn't hit is 2/5. B complement, B की probability है 4/6, जिसे हम 2/3 कहेंगे, तो complement है 1/3. एंड C की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, सो दिस इज 1/3. क्लियर. अब इसे हम पूरी तरह से कर लेते हैं सॉल्व. बचा दिस इज 15 into 3 45, 1 minus 2/45 which is 43/45. ठीक है, यहाँ से भी आंसर निकाल के देख ही लेते हैं अपने सेटिस्फैक्शन के लिए. दिस इज 2/3, तो अगर हम इसे सम अप करते हैं 3/5 प्लस 4/3 एंड दिस इज 9 प्लस 20, सो 29/15. परफेक्ट. यहाँ से हम कर देते हैं 6 को कैंसिल, ठीक है, सो दिस इज 2/5. यहाँ से हो जाएगा 2 कैंसिल 9 और यहाँ से 3 कैंसिल, सो दिस, एंड फ्रॉम हियर वी कैंसिल 6, राइट, तो ये हो जाएगा 4 एंड 6, सो इट इज 15. तो ओवरऑल पहले इन्हें देखते हैं. माइनस साइन हमने ले लिया कॉमन, 2/5 and 2/5 4/5 and this is 4/9 and 4 अगर हम कॉमन ले लेते हैं, so 9 plus 5 and that is 14 and this is 45, करेक्ट. अब इन्हें हम लिख देते हैं साथ में 29/15 minus this is 56/45 and 4/15. तो इसे करते हैं 3 टाइम्स, इसे भी कर देते हैं 3 टाइम्स. इन दोनों को पहले कंबाइन कर देते हैं, 3 कॉमन आ गया, 29 प्लस 4 33, 33 इंटू 3 दैट इज 99, 99 माइनस 56 अगर हम करते हैं दैट कम्स आउट टू बी 43 एंड नीचे है 45. इज द सेम आंसर. और आप देख सकते हैं अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन विच इज इन्वॉल्व इन दिस, और ये कितना सिंपल वे में आंसर हो गया, ठीक है. तो ये डेफिनेटली हमारा टाइम सेविंग रहेगा जब कभी भी इंडिपेंडेंट इवेंट का इन्वॉल्वमेंट हो. देन नन कुड हिट, और ये चीज़ तो बच्चा अभी अभी हमने किया ना, A couldn't hit and B couldn't hit and C couldn't hit, right? आप खुद ही इसे कंप्लीट कर लेंगे. This is 2/5, 2/3 का कॉम्प्लीमेंट 1/3 and this is also is 1/3 and that comes out to be 2/45, ठीक है. Only A could hit, इसका मतलब A could hit and B couldn't, C couldn't, क्योंकि सिचुएशन तो A B C को इन्वॉल्व करता हुआ ना एट वंस, एंड क्वेश्चन सेज ओनली A could hit, इसका मतलब व्हाट अबाउट B and C, B and C they failed to hit, ठीक है. सो P of A that is 3/5 and B couldn't and C couldn't, right? This is, and अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखें, A and B could hit, A could hit, B could hit but C couldn't, ठीक. इन्हें वेन डायग्राम पे जाने की ज़रूरत नहीं है, जब आपको पता है इंडिपेंडेंट है तो डायरेक्टली करेंगे. एंड की प्रोबेबिलिटीज
प्रोडक्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटीज। ए ने हिट किया सो दैट इज 3/5, बी ने हिट किया 4/6 दैट इज 2/3, बट सी कुडंट दैट इज 1/3। फाइन, दिस इज 2/15। नेक्स्ट, एग्जैक्टली 2 कुड हिट, इसका मतलब कैटेगराइज कर लें, ए ने किया, बी ने किया, सी ने नहीं किया, ए ने किया, बी ने नहीं किया, सी ने किया, या ए ने नहीं किया, बी ने किया, सी ने किया। इनकी प्रोबेबिलिटीज का सम हमें आंसर करना है, राइट? तो ए कुड प्रोबेबिलिटी इज 3/5, बी कुड दैट इज 4/6 जिसे हम 2/3 लिखेंगे, एंड सी कुडंट दैट इज 1/3 प्लस ए ने किया, बी ने नहीं किया, सी ने किया, प्लस ए कुडंट बट बी कुड एंड सी कुड। फाइन, अब इन्हें सम अप कर दें, दैट्स इट। ठीक, नेक्स्ट पार्ट आप इसका देखें, एटलीस्ट 2 कुड। एटलीस्ट 2 में एग्जैक्टली 2 प्लस एग्जैक्टली 3 कंबाइन करेंगे, और एग्जैक्टली 2 का आंसर हमारे पास ऑलरेडी है, इसमें बस आपको एक्स्ट्रा ऐड कर देना है, ऑल 3 कुड दैट इज ए कुड, बी कुड एंड सी कुड। बस इसे हमें एक्स्ट्रा उसके साथ ऐड करना है, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट देखें बेटा, ए पर्सन appears in 3 interviews having 4, 5 and 6 candidates including him, then probability that he is selected in at least 1. Now understand, एक इंटरव्यू का रिजल्ट दूसरे इंटरव्यू के रिजल्ट को इफेक्ट तो नहीं करने वाला है, इंडिपेंडेंट, करेक्ट। अब क्वेश्चन कहता है कि सिलेक्टेड इन एटलीस्ट 1, तो एटलीस्ट 1 की डीलिंग बेस्ट तरीका क्या है, 1 माइनस नन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। So 1 minus probability that he is not selected in the first interview, उसे हम ले लेते हैं A complement, he is not selected in the second and he is not selected in the third। ठीक, अब जब सिचुएशन में कुछ भी मेंशन नहीं होता, इसका मतलब जो 4 कैंडिडेट है ना फर्स्ट इंटरव्यू में, दे ऑल इक्वली लाइकली। ठीक है, सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी वो इक्वल होगी। सो ये पर्टिकुलर मेंबर उन चारों में से एक है, तो इसका सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी 1/4 है, एंड दैट इज नॉट हैपनिंग। इसका मतलब इसके अलावा कोई और उस इंटरव्यू में क्वालिफाई कर रहा है। सो दिस इज 3/4, एंड in the second interview there are 5 candidates, so probability of this person winning is 1/5 but losing is 4/5, and similarly simplify कर लें, so 1 minus 1/2 1/2, clear। और इसे आप यूनियन के फॉर्म में भी आंसर कर सकते हैं। प्रेजेंट इन एटलीस्ट 1 की अभी हमने डिस्कशन किया ही था, यू कैन राइट इट एज P of A प्लस P of B, बट यू कैन सी द अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन विच इज़ इन्वॉल्व, जो हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कभी कुछ भी स्ट्राइक ना करे तो ये काम तो एक जनरल चीज़ है जो आप हमेशा ही यूज में ले सकते हैं। ठीक है, दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल 3। फाइन, नेक्स्ट बेटा, it says a bag contains 4 coupons numbered 115, 151, 511, 555. If a coupon is drawn at random and I values are 1, 2, 3, be the event that the ith digit from the left is 1. ith digit in the coupon from left is 1. अब आपको चेक करना है क्या A1, A2, A3 पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है और आर दे म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्लियर है, we first of all require probabilities of A1, A2 and A3। ठीक है बेटा, and A1 क्या है, AI be the event that the randomly selected coupon has the ith digit from the left as 1। ठीक है, तो probability of A1 will be the first digit from the left is 1, तो वो यहाँ पे है, that's it। so 2 out of 4। probability of A2 मतलब second digit from the left should be 1, जो कि यहाँ पे है और यहाँ पे है, so 2/4। A3 थर्ड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट शुड बी 1, अगेन 2/4। अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 एंड A2, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट इज 1 एंड एट द सेम टाइम सेकेंड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट शुड ऑल्सो बी 1, मतलब 1 1 यहाँ से बिगिन होना चाहिए। सो वी हैव 1, दैट्स इट, सो 1 out of 4। probability of A2, A3, that means second digit and third digit from the left, it should be, both should be 1, so we have only 1 favorable out of 4। and probability of A1 intersection A3, that means first digit and third digit from the left should be 1, and that is here, so 1/4। अब म्यूचुअली इंडिपेंडेंट का भी हमें चेक करना है, तो एक काम करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1
A2 A3 भी निकाल लेते हैं। इसका मतलब फर्स्ट डिजिट शुड बी 1, सेकंड शुड बी 1, थर्ड शुड बी 1, साइमल्टेनियसली होल्ड करना चाहिए, दैट मीन्स 1 1 1 होना चाहिए, जो कि हमारे पास है ही नहीं, इम्पॉसिबल सिचुएशन इट इज। अब चेक करते हैं, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट होने के लिए 3 कंडीशन की जरूरत है। P of A1 A2 शुड बी P of A1 इंटू P of A2। बच्चा इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, तो A1 एंड A2 आर इंडिपेंडेंट। अब देखते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट, वो 1/4 है, ये 1/4 है, दैट मीन्स A2 एंड A3 आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। अब A1 एंड A3 की बात करते हैं, 1/4 है, ये भी 1/4 है, तो ये पेयर वाइज इंडिपेंडेंट तो है। अब म्यूचुअली इंडिपेंडेंट बनने के लिए पेयर वाइज इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ one extra condition that we require is P of A1 A2 A3 should be P of A1 into P of A2 into P of A3, जो कि यहाँ पे होल्ड नहीं करता, क्योंकि इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो है 1/8 and whereas this is 0, so they are not mutually independent। क्लियर बेटा? नेक्स्ट देखें, कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इन फैक्ट इसके बाद जब हम बेस थ्योरम का कॉन्सेप्ट करेंगे वहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी का इन्वॉल्वमेंट आएगा, ठीक है, और इस पे भी काफ़ी ओकेजन पे क्वेश्चंस हमें आए हुए मिलेंगे। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड इसको समझने के लिए वी आर गोइंग टू टेक हेल्प ऑफ ए क्वेश्चन के फॉर्म में विल बी एबल टू इजीली रिलेट एंड अंडरस्टैंड, उसके बाद विल जनरलाइज द कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप टेकन ए क्वेश्चन आज, इफ ए ईयर इज सिलेक्टेड एट रैंडम देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 53 संडेज इन इट। अब जब हम सिलेक्टिंग ए ईयर की बात करते हैं तो ईयर हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक है ईयर विथ 365 डेज जिसे हम नॉर्मल ईयर कहते हैं, एंड एक है लीप ईयर दैट हैज़ 366 डेज। अब नंबर ऑफ संडेज की बात हो रही है तो हमें ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं और उसमें एग्जैक्टली 52 वीक्स आर देयर एंड 1 डे एक्स्ट्रा होता है, फाइन। एंड लीप ईयर में 366 डेज होते हैं जिसमें एग्जैक्टली 52 वीक्स तो होते ही हैं एंड 2 डेज एक्स्ट्रा होते हैं, फाइन। एंड इन एवरी 4 years देयर इज 1 लीप ईयर, सो ईयर में लीप ईयर आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1/4 एंड नॉर्मल ईयर की 3/4। ये है टोटल इन्फॉर्मेशन दैट वी नो अबाउट ईयर्स। अब ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम, हमें नहीं पता जो ईयर हम रैंडमली पिक कर रहे हैं वो नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है, लेकिन हमें टोटल डिस्कशन करना है, टोटल प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, ठीक है। तो डिफरेंट पाथ से जो भी पॉसिबिलिटी है वो हमें डिस्कस करना होगा। नाउ अंडरस्टैंड, ईयर नॉर्मल ईयर भी हो सकता है, लीप ईयर भी हो सकता है, और हमें जो डिस्कशन करना है इन टोटल दैट इज गेटिंग 53 संडेज, एग्जैक्टली 53 संडेज, और ये पॉसिबिलिटी मल्टीपल पाथ के थ्रू हो रहा है। अभी तक जितना भी हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ा वो सारा सिंगल रास्ते वाले थे, अभी ये मल्टीपल सेक्शन से जनरेट होने वाला चीज़ है, तो इसे हैंडल करने के लिए हमें इंडिविजुअल सभी रास्तों से जहाँ से भी हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं सभी की प्रोबेबिलिटीज़ को हमें सम अप करना होता है, ठीक। तो फर्स्ट वाले इन्फॉर्मेशन पे आ जाएं, हियर ये ब्रांच, ठीक। So 53 Sundays, selecting a year and getting 53 Sundays, that can happen through a normal year. तो normal year की probability है 3/4, and given that you have selected a normal year, that means given that you have selected such a year which has 52 weeks and 1 day extra, what is the probability that getting 53 Sundays in it? अब 52 complete weeks है, इसका मतलब हर एक year में 52 number of Sundays, Monday, Tuesday, Wednesday, सारे days 52 times आना confirmed है। अब 1 day extra है, वो 1 डे जो भी होगा, अगर वो एक्स्ट्रा डे एक संडे है दैट मीन्स 53 संडेज होंगे, अगर वो एक्स्ट्रा डे एक मंडे है दैट मीन्स 53 मंडेज विल बी देयर इन दैट पर्टिकुलर ईयर, करेक्ट, एंड बाकी सारे 52 टाइम्स ही होंगे। तो अगर हम 53 संडेज चाहते हैं तो पूरे का पूरा डिसीजन ये 1 डे जो एक्स्ट्रा डे है वही लेगा, राइट बेटा। तो 53 संडेज के लिए क्लियर हो जाता है जो एक्स्ट्रा डे है दैट हैज टू बी ए संडे, एंड वो एक्स्ट्रा डे संडे से सैटरडे तक कुछ भी हो सकता था, लेकिन हमारे लिए जो फेवरेबल है वो संडे है। सो कैन आई से 1/7 इज द प्रोबेबिलिटी, दिस इज 3/4, राइट। सो इस ब्रांच की अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें दैट इज सिलेक्टिंग ए नॉर्मल ईयर एंड गिवन दैट यू हैव सिलेक्टेड ए नॉर्मल ईयर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज प्लस। अब सेकंड ब्रांच पे आ जाएं, यू आर सिलेक्टिंग ए लीप ईयर, गिवन दैट यू हैव सिलेक्टेड ए लीप ईयर, इट हैज 2 days एक्स्ट्रा एंड वी वांट 53 संडेज, 52 वीक्स है तो संडे 52 टाइम्स तो है ही। अब ये 2 days एक्स्ट्रा में हमें एक संडे चाहिए, लेकिन वो 2 days क्या क्या हो सकते थे आप देखो, वो सैटरडे संडे वाला कॉम्बिनेशन हो सकता था, वो संडे मंडे वाला हो सकता था, मंडे ट्यूसडे वाला हो सकता था, फ्राइडे सैटरडे वाला हो सकता था, राइट। दैट मीन्स ये जो स्टार्टिंग है ये 7 पॉसिबिलिटीज है और उसका नेक्स्ट डे तो वही वाला होना है जो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसका अगला दिन है।
तो 7 पॉसिबिलिटीज है, लेकिन उसमें से एक संडे आ जाए दोनों में से किसी भी पोजीशन पे तो ये है। तो 2 आर फेवरेबल आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 7. So this is 1/4. You are selecting a leap year. Given that you have selected a leap year probability, ये आया बच्चे total probability which is 5/28. This is the complete answer for this question. अब इसी अप्रोच से इसका सेकेंड पार्ट को भी आंसर कर लेते हैं, फिर हम इस कॉन्सेप्ट को इन जनरलाइज्ड वे विल प्रेजेंट इट। ठीक है बेटा, देखें एग्जैक्टली 52 संडेज हमें चाहिए। दैट मीन्स ईयर्स, इट कैन बी ए नॉर्मल ईयर, इट कैन बी ए leap year, and probability is 3/4. Here it is 1/4, and we want exactly 52 Sundays. That means वो जो एक्स्ट्रा डे है वो हमें संडे नहीं चाहिए। ठीक है, उस एक्स्ट्रा डे में संडे क्रिएट नहीं होना चाहिए, इसका मतलब डन। एंड लीप ईयर दैट मीन्स 2 डेज एक्स्ट्रा है, हमें उन दोनों दिनों में कोई भी संडे नहीं चाहिए। सो टोटल पॉसिबिलिटीज ऑफ 2 डेज हमने अभी देखा ना लिस्ट बना के, 7 पॉसिबिलिटीज है। उन 7 में संडे या तो इस पोजीशन पे आ सकता है या इस पोजीशन पे आ सकता है। दो ऐसे हैं जिनमें संडे क्रिएट हो रहा है, हमें नहीं चाहिए। दैट मीन्स 5 तो टोटल प्रोबेबिलिटी विल बी इस रास्ते से 3/4 इंटू 6/7, 1/4 इंटू 5/7। क्लियर। अब आज एक कॉन्सेप्ट आप देखना, अगर कोई हमारे पास एक्सपेरिमेंट ऐसा है जो बहुत सारे मीडियम से हो सकता है, बहुत सारे सोर्सेज से हो सकता है। आप टेक इन फ्यू, लेट मी टेक A1, A2, A3, A4। ठीक है, ये कितने तक भी जा सकता है। एंड देर इज सम इवेंट दैट इज हैपनिंग थ्रू मल्टीपल सोर्सेज, मतलब जो A1, A2, A3, A4 ये मल्टीपल रूट्स थे, उनमें से ये ऑकर कर रहा है एक इवेंट A, और हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को डिस्कस करना है, इवेंट को डिस्कस करना है। जैसे कि अभी जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया उसमें ईयर की बात हो रही थी, तो कैटेगराइज था इट कुड बी ए नॉर्मल ईयर और इट कुड बी ए लीप ईयर। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ 53 संडेज, इसे हम इवेंट ए कंसिडर कर लेते हैं, इसे E1 और इसे E2। तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करना है, कैन आई से इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए थ्रू A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए थ्रू A2, जैसे हमने यहाँ पे नेमिंग किया ना A1, A2, A3 लाइक दैट। तो ये इस तरह से कंटिन्यू हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन A1 हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में पढ़ा। अब A एंड A1 में जो भी पहले हो रहा होता है हम उसकी प्रोबेबिलिटी पहले कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पे A1, A2, A3, A4 ये जो है सिलेक्शन ऑफ एन ईयर, जैसे आप इसके साथ रिलेट करेंगे तो E1, E2 पहले परफॉर्म हुआ, तो यहाँ पे A1, A2 ये पहले परफॉर्म हो रहा है। तो गिवन दैट A1 हैज ऑकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑकरिंग थ्रू इट। ठीक, उसी तरह से P ऑफ A2, गिवन दैट A2 हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ये आ गया टोटल प्रोबेबिलिटी। इसे हम लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ AI, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अंडर AI। सम दिस अप, जितने भी रूट से वो हो रहा है उन सभी पाथ को हमें सम अप करके टोटल प्रोबेबिलिटी को आंसर करना है। सिंपल कॉन्सेप्ट, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन करने का तरीका वही डायग्रामेटिकली आप डील करें जैसे मैंने बताया। ठीक है, इस पे हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। लुक एट बेटा, देयर आर 3 bags. Bag 1 contains 2 white and 5 black balls. Bag 2 contains 3 white and 4 black balls. And bag 3 contains 5 white and 1 black ball. A ball is drawn from one of the bags. Then probability of getting a white ball. अब देखें हमारे पास बैग्स है एंड 3 कैटेगरी के डिस्कशन यहाँ पे हो रहा है, बैग 1, बैग 2, बैग 3 हम नाम दे देते हैं। एंड एट द एंड जो हम अचीव करना चाहते हैं वो है ए वाइट बॉल। फाइन, और वो इतने सारे पाथ से पॉसिबल है। बैग 1 के पास जो कंटेंट है वो है 2 वाइट एंड 5 ब्लैक बॉल्स। बैग 2 के पास है 3 वाइट एंड 4 ब्लैक बॉल्स। एंड बैग 3 हैज 5 वाइट एंड 1 ब्लैक बॉल। ठीक है, अब यहाँ तक पहुँचने के ये 3 रास्ते हैं एंड सभी का प्रोबेबिलिटी को हमें सम अप करना होगा। उसके लिए पहले तो बैग से स्टार्ट होकर हमें यहाँ तक जाना है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये कहता है जो बैग का सिलेक्शन है वो इक्वली लाइकली है। दैट मीन्स 3 बैग्स आर देयर। सो बैग 1 का सिलेक्शन 1/3, 1/3, 1/3। वी आर आंसरिंग टू दिस। फाइन, अब गिवन दैट यू आर सिलेक्टिंग ए बॉल फ्रॉम बैग 1, इस ब्रांच की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बैग 1 में से आप एक व्हाइट बॉल को ड्रॉ कर रहे हो, प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 2/7। बैग 2 में से एक व्हाइट बॉल 3/7 एंड हियर 5/7, बच्चे सम देम अप। सो इट इज 1/3 इंटू 2/7 फर्स्ट ब्रांच,
second, this is 3 by 7, 1 by 3 into 5 by 7, this is 10 by 21. Simple. अब इसका second part देखें बेटा. It says probability of selection bag I is proportional to I. That means probability of selection of the ith bag is proportional to I. So probability of ith bag is some proportionality constant यूज कर लेते हैं, ठीक. So probability of selection of bag 1, मैं 1 ही लिख देती हूँ directly, that is I की जगह पे 1 आ गया. Probability of selection of bag 2, that is 2k, and probability of selection of bag 3 is 3k. I की जगह पे 3 आ गया. और हमें पता है एट ए टाइम हम एक बैग को सिलेक्ट तो करेंगे, तो सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज, दैट मींस आइदर बैग 1 इज सिलेक्टेड और 2 इज सिलेक्टेड और 3 इज सिलेक्टेड, कोई ना कोई तो सिलेक्ट होगा. दैट इज द टोटल थिंग. सो दिस इज 6k व्हिच इज 1. सो वैल्यू ऑफ k इज 1/6. फाइन. तो इंडिविजुअल जो बैग के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है वो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि बैग 1 की सिलेक्शन इज k व्हिच इज 1/6 और ये है 2/6 एंड दिस इज 3/6. सिंप्लीफाई करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन एडिशन में सिंपल रहता है जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं. सो लेट्स कीप इट एज इट इज. अब बैग 1 में से एक व्हाइट बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी है 2/7, बैग 2 में से व्हाइट 3/7 एंड दिस इज 5/7. तो टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/6 इंटू 2/7, 2/6 इंटू 3/7, 3/6 इंटू 5/7. डिनोमिनेटर सभी का सेम है. So it is 42 and this is 6 plus 2 that is 8 and this is 15 which is 23. ठीक है बेटा. नेक्स्ट देखें. A bag contains 3 white and 4 black balls. A ball is drawn from it and if it is white then it is not replaced, रखा नहीं गया उसे वापस, and if it is black then it is replaced back with another ball of the same color. मतलब ब्लैक कलर का एक और बॉल के साथ उसे हम रिप्लेस कर देते हैं, मतलब उस बॉल को तो वापस रखते हैं लेकिन एक एक्स्ट्रा बॉल के साथ. If this process is repeated then find the probability of the third ball drawn is white. ठीक है. तो सबसे पहले हमारे पास जो कंटेंट है वो है 3 white and 4 black ball. अब जो हमने फर्स्ट बॉल ड्रॉ किया हो सकता है वो व्हाइट हो. अगर वो व्हाइट है तो अब कंटेंट क्या रह जाएगा 2 white and 4 black ball, क्योंकि उस बॉल को हम रिप्लेस नहीं करते हैं. और इस ब्रांच की प्रोबेबिलिटी होगी ड्रॉइंग ए व्हाइट बॉल, दैट इज 3/7. एंड अगर हमने ब्लैक बॉल को ड्रॉ किया प्रोबेबिलिटी ये है. अब कंटेंट क्या रह जाएगा, उस बॉल को तो वापस रखेंगे एक और एक्स्ट्रा बॉल के साथ, दैट मीन्स 3 white एंड 5 black balls. परफेक्ट. अब सेकेंड बॉल ड्रॉ होगा. अब वो व्हाइट भी हो सकता है, सो दैट इज 2/6. 2/6 को हम लिख देते हैं 1/3 और वो ब्लैक भी हो सकता है, दैट इज 2/3. अगर वो व्हाइट है तो इन दैट केस अब कंटेंट क्या रह जाएगा ये, और इन केस इफ इट इज ब्लैक तो ये रिप्लेस हो जाएगा विथ अनदर एक्स्ट्रा बॉल. ठीक. उसी तरह से यहाँ पे देखें, अगर ड्रॉन बॉल एक व्हाइट है तो इन दैट केस 2 white एंड 5 black balls रह जाएंगे एंड प्रोबेबिलिटी है 3/8. इस केस में है 5/8 और अब कंटेंट क्या रह जाएगा 6 black ball. परफेक्ट. अब हमें जो थर्ड बॉल ड्रॉ करना है, क्या अचीव करना चाहते हैं हम, ड्रॉइंग ए व्हाइट बॉल. फाइन. प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए व्हाइट बॉल इन दिस केस इज 1/5. इन दिस केस दिस इज 2/7. इस केस में है 2/7 और इस केस में है 3/9 जिसे हम 1/3 लिख सकते हैं. ठीक. अब टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल वेज ऑफ रीचिंग है बच्चे, जितने भी ब्रांचेस आपको दिख रहे हैं सभी को हमें सम अप कर देना है. ठीक. तो कंप्लीट करते हैं. यहाँ बताते जाएं आप. फर्स्ट ये ले रहे हैं दिस दिस दिस, सो वी गेट 3/7 1/3 इंटू 1/5 प्लस यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ आए फिर यहाँ आए, सो वी गेट 3/7 2/3 2/7 प्लस यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ और यहाँ, सो वी गेट 4/7 3/8 इंटू 2/7 प्लस this and this. So that is 4/7 5/8 1/3. Sum them up. Simple बेटा. ठीक है. नेक्स्ट देखें. From a pack of 52 cards, a card is lost and now 2 cards are drawn. Then find probability of drawing 2 clubs. अब 52 cards का पैक है, उसमें से एक कार्ड खो गया और जो हम ड्रॉ कर रहे हैं लेटर, जो 2 कार्ड हम ड्रॉ कर रहे हैं, हम क्लब्स चाहते हैं. तो क्लियर हो जाता है
कि यहाँ पे हमारा डिस्कशन क्लब्स के ऊपर बेस्ट है, तो हो सकता है द लॉस्ट कार्ड इज ए क्लब, क्योंकि कितने क्लब बचे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्कशन होगा। ठीक, तो अगर लॉस्ट कार्ड इज ए क्लब, इसका मतलब लॉस्ट कार्ड इज क्लब, तो उसकी प्रोबेबिलिटी, हमारे पास टोटल जो क्लब्स होते हैं वो 13 है, 13 आउट ऑफ 52 मतलब 1/4। लॉस्ट कार्ड इज नॉट ए क्लब, सेकेंड ब्रांच ले लेते हैं, लॉस्ट कार्ड इज नॉट ए क्लब मतलब 3/4। अगर हमने एक क्लब को लूज कर दिया है, इसका मतलब अब हमारे पास 12 क्लब्स है एंड रिमेनिंग अ नॉन क्लब, एंड 51 कार्ड्स ही रह गए हैं हमारे पास। सो वी विल राइट 39 नॉन क्लब्स आर देयर। परफेक्ट। उसी तरह से यहाँ पे देखें 13 क्लब्स आर इंटैक्ट एंड द लॉस्ट कार्ड इज अ नॉन क्लब, मतलब 38 नॉन क्लब कार्ड्स आर देयर विथ अस। फाइन। अब इन ब्रांचेस की प्रोबेबिलिटी को नोट करते हैं। बच्चा, अगर एक क्लब खो गया है, given that we have lost a club, what is the probability of drawing 2 clubs from the collection? So we'll say 12C2 upon total हमारे पास कार्ड्स कितने हैं 51C2। फाइन। इस सेक्शन में आप बताएं प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 13C2 अपॉन 51C2। फाइन। अब टोटल प्रोबेबिलिटी है 1/4 इंटू 12C2 51C2 प्लस 3/4 इंटू 13C2 अपॉन 51C2। आप इसे सिंप्लीफाई खुद कर सकते हैं। फाइन। नेक्स्ट देखिए बेटा, it says in a game of dice there are 3 players A, B and C. They roll a pair of dice in turn A, B and C and then back to A. The first one to get the sum of outcome as 10 is the winner. Then find probability that the B wins. इसे समझते हैं पहले। A, B, C 3 प्लेयर है। A starts the game, ठीक है, यहाँ से आप देखें A स्टार्टिंग, A के हाथ में हमने पेयर ऑफ डाइस दिया, उसने रोल किया। अगर उसका 10 आ गया, सम ऑफ आउटकम आज 10, तो विनर हो गया, तो आगे और डाइस पास ऑन नहीं होगा। अगर उसके पास 10 नहीं आया, मतलब अगर हम गेटिंग ए 10 को सक्सेस मान ले तो एंड नॉट गेटिंग ए 10 को फेलियर, तो ही फेल्ड, देन इन दैट केस डाइस विल मूव ओवर टू बी। बी का अगर 10 आ गया तो बी सक्सेस हो गया, बी इज द विनर, वहां पे गेम एंड हो जाएगा। अदरवाइज फेलियर के केस में पास ऑन होगा सी के पास। सी का सक्सेस आया तो गेम एंड हो गया, अदरवाइज ये पास ऑन हो जाएगा ए बी सी, ऐसे वो मूव करता रहेगा एंड इट कैन गो अप टू एन इनफाइनाइट प्रोसेस, राइट। तो अब हमें क्वेश्चन एक आया कि बी विंस, तो इस तरह से करते हैं। बी विन करने के लिए अगर पहले राउंड में वो विन कर रहा है तो डेफिनेटली ए के लिए फेलियर आना चाहिए, तो फेलियर फॉर ए देन सक्सेस फॉर बी, और अगर ये नहीं हो रहा है तो फर्स्ट राउंड में फेलियर फॉर ए, फेलियर फॉर बी, फेलियर फॉर सी एंड देन फेलियर फॉर ए एंड देन सक्सेस फॉर बी। या तो अगर थर्ड राउंड तक जा रहा है तो फर्स्ट राउंड में फेलियर, सेकेंड राउंड पूरे का पूरा फेलियर एंड थर्ड राउंड में ए का फेलियर एंड देन सक्सेस, एंड इस तरह से ये कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, और हमें ये भी क्लियर है कि ए के पास क्या आ रहा है और बी के पास क्या आएगा, ये दोनों इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है, ठीक है। तो गेटिंग ए सक्सेस इज सम ऑफ आउटकम आज 10। आप बताएं सम आज 10 डाइस के केस में किस तरह से आ सकता है, 6 4 5 5 4 6, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सो 3 आउट ऑफ ए टोटल ऑफ 36, क्योंकि पेयर ऑफ डाइस है ना, 6 पॉसिबिलिटीज, करेक्ट है। सो 1/12, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सक्सेस इज 1/12 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज 11/12। अब फेलियर आ जाना चाहिए, फिर सक्सेस आना चाहिए, और फेलियर 4 टाइम्स एंड देन ए सक्सेस, और फेलियर कितनी बार, यहाँ देखें 11/12 7 टाइम्स एंड देन ए सक्सेस। क्या ये एक इनफाइनाइट जीपी है? यस, एंड इसका सम है a by 1 minus r, r कॉमन रेशियो इज 11/12 का क्यूब, करेक्ट बेटा। अब ये कैलकुलेशन आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं, 12 क्यूब 11 क्यूब बाई 12 क्यूब, इसे मैं लिखना चाहूँगी यहाँ, तो ये हुआ कैंसिल। सो 11 इंटू 12 अपॉन 12 क्यूब माइनस 11 क्यूब, ये आप खुद कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। So that's it beta. I think we tried to discuss in a complete way about multiplication theorem, independent and dependent events and total probability theorem, ठीक है। अब next class में we're going to complete Bayes theorem, then probability distribution, random variable, everything. We're going to complete this chapter in the next class. Okay बच्चा, so closing it here.